चलो कल जाके तो पढ़ा था चैप्टर को, पढ़ा इसको नहीं पढ़ाई करी? कौन कौन था कल? आज कितने लोग नए नए भी हो? कुछ पहली बार आए हो? ठीक है, चलो देखो समझो बात को, क्या पढ़ रहे हैं हम? बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। और एनसीईआरटी में किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? 9th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। 6, 7, 8 वाला हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंक्लूड रहता है इसी सब के बाद 9th, 10th, 11th, 12th में, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं कल जो है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है, पहले तो ये बताओ उस एनसीईआरटी लेके आए हो? कोई नहीं लाया? अच्छा लाया, ठीक है। उसका नाम क्या है बोलो इसका? हाँ, इसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब हिंदी में क्या? लोकतांत्रिक राजनीति। क्या इस किताब का नाम क्या है? देखो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। और इंग्लिश में क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जब आप उस किताब को देखोगे तो उसके ऊपर लिखा है लोकतांत्रिक राजनीति, और इंग्लिश में उसको बोला डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसके आगे क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के आगे लिखा है एक, लोकतांत्रिक राजनीति के आगे क्या लिखा है? एक। इसका मतलब है कि ये लोकतांत्रिक राजनीति पर एक किताब है। दूसरी किताब भी होगी, जब 10वीं की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें लिखा है लोकतांत्रिक राजनीति 2, उसके आगे क्या लिखा रहेगा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। तो 9th क्लास में भी हमें क्या पढ़ना है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। और 10वीं की एनसीईआरटी में भी क्या पढ़ना है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। तो सवाल ये है कि इन किताबों में अभी कुछ नए हैं, इसलिए मैं कनेक्टिविटी थोड़ी सी बना दे रहा हूँ कल के आज के लेक्चर में, कि हमें देखो कुल एनसीईआरटी बहुत है, जैसे 6 की है, 7 की है, 8 की है, 9 की है, 10 की है, फिर 11 में 2 एनसीईआरटी, फिर 12 में 2 एनसीईआरटी है। तो हमें वो मेहनत नहीं करनी है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है। कितनी? 2 एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी का नाम क्या है? भारतीय संविधान कार्य एवं सिद्धांत, व्यवहार एवं सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। वो वाली एनसीईआरटी वो बच्चे पढ़ते हैं जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि उस एनसीईआरटी में बताया है कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9th की एक एनसीईआरटी, 10th क्लास की एक एनसीईआरटी, 11th क्लास की एक एनसीईआरटी, और 12th 12वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, ये 2 किताबों के नाम है। तो कुल कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है? 2 और 2 4 और 1 5। 9th की एक, 10th की एक, 11th की एक और 12th की 2। कुल एनसीईआरटी कितनी? बाकी एनसीईआरटी छोड़ देंगे। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 में जो लिखा है उससे आप लोग मैच्योर हो चुके हैं। तो हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? 9th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू किया था मैंने कल। और 9th, अब देखो एक पढ़ाने का तरीका और है एनसीईआरटी का, मैं चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। जैसे बहुत सारी एनसीईआरटी में जब क्या होगा कि जब आप जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज लिखी है, लेकिन वो 9th क्लास में वो चैप्टर रहता है, 10th में भी फिर वही रहेगा और 11th में। लेकिन पॉलिटी की एनसीईआरटी के साथ ऐसा नहीं, ठीक है। कहने को लोग ये कह सकते हैं कि पॉलिटी की एनसीईआरटी में लोकतंत्र जो है बहुत किताबों में समझाया है, वो बात ठीक है, लेकिन पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इस किताब को कैसे खत्म करेंगे एनसीईआरटी को? बुकलेट और बुक में भी क्या चैप्टर के हिसाब से। जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी में 5 चैप्टर है, उसका पहला चैप्टर क्या है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, तो वो चैप्टर हमने पढ़ा था। दूसरा चैप्टर है उसका कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, उस सब पे बात करेंगे, वो बात की बात है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि बुकलेट पढ़ेंगे, और बुकलेट में जितने चैप्टर्स होंगे उतने चैप्टर्स उतने लेक्चर में, कोशिश मेरी रहती है कि एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म करें। समझे बात को? एक लेक्चर 1.5 घंटे का होगा अपना, एक चैप्टर से कल हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर ले, आराम से डिस्कशन में खत्म। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म करूंगा। मैंने खुद एनसीईआर, मैंने कल बताया ना कि ये एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी केवल किताबें नहीं छापती। एनसीईआरटी क्या है? एक काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है कि शिक्षा के लिए शोध करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, उसके लिए क्या है एनसीईआरटी? एक परिषद है, एक काउंसिल है, कुछ लोग बैठते हैं और वो किताबें लिखते हैं। और मैंने बताया 5 रीजनल सेंटर है इसके। भोपाल मैंने 1 साल पढ़ाया है यहाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर, समझ, यहाँ एनसीईआरटी में। तो उनका पूरा प्लान होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ाना है, समझे। तो एनसीईआरटी क्या पढ़ेंगे? बुकलेट पढ़ेंगे। बुकलेट 9th क्लास की किताब लेके आना है। किताब पीडीएफ से कुछ नहीं होता, किताब हाथ में होनी चाहिए। 90 रुपए की आती है शायद, 95, 90 रुपीज की है, तो ले लेना भी जाना है यहाँ से। और मैं जो बोलूँ वो किया करो। क्या?
अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो बहुत क्लास चल रही है, बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं और बहुत पढ़ के घर चले जा रहे हैं, बाद में क्या होता है? सिलेक्शन। क्यों क्यों नहीं होता है? अरे क्यों नहीं सिलेक्शन होता है? अच्छा क्लास में क्यों आए हो ये बताओ, चलो एनसीईआरटी बात में करते हैं। यहाँ क्यों पढ़ने आए हो? यहाँ जो खड़ा है, कोई आया है आदमी, उसको कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना यूपीएससी का। हमने भी क्या गलती करी कि जब हम उधर बैठते थे तो इधर वाले की बातें तो सुनने 2 घंटे आ जाते थे, लेकिन उसकी बातों को कभी गंभीरता से लिया नहीं। हम मर्जी अपनी ही चलाते थे। अगर आप घर जाके एनसीईआरटी का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो एनसीईआरटी के बैच में मत आओ। उतने ही बैच करो जितने में रिवीजन कर पाओ, क्योंकि क्लास में खड़े होके मैं पढ़ा दूंगा, आप सुन लोगे, हवा हवाई निकल जाएगा और कोई उसका परिणाम नहीं आने वाला है। एनसीईआरटी का चैप्टर रिवाइज करने में केवल घर जाके मैंने जो लिखाया है वो तो छोड़ो, एनसीईआरटी 10 पेज से ज्यादा कोई चैप्टर ही नहीं है 9th और 10th का। 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, समझे? सोते हुए 1 घंटा निकालोगे, क्या पढ़ना है कि जो चैप्टर यहाँ मैंने पढ़ाया है उसको पहले पढ़ के नहीं आना है, उसको बाद में जाके पढ़ना है। पहले पढ़ के आओगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। कब जाके पढ़ो? बाद में चैप्टर खत्म हो गया, बाद में जाके पढ़ो, फिर देखो कैसे वो पानी की तरह बहने लगेगा चैप्टर बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीजें करो। सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, अगर जीवन में कुछ करना है कि जिससे पढ़ रहे हो, 2 चीजें होती हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है इस दुनिया में बताओ? सिलेक्शन के लिए क्या लगता है यूपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? और बताओ, और बोलो। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा। क्या? जो सामने खड़ा है कम से कम उसकी बात पे तो भरोसा होना ही चाहिए, समझे? हम भी कभी बैठते थे और जो बता के जाता था टीचर, हमें लगता था अरे ठीक है, हम अपने, वो जो यहाँ आया है, यहाँ खड़ा हुआ है, वो उसने कुछ ना कुछ जीवन के साल तो लगाए हैं वहां, तभी आके बोल पा रहा है ना आदमी। नहीं तो ऐसे तो कोई भी मार्केट से आके बोल जाएगा, और आप लोग 2 मिनट में हिसका देते हो कि टीचर ठीक नहीं है, इन्हें क्या करो, यहाँ से चलता करो। तो बात गंभीरता से लो सामने। सबसे पहले है कि जहां पढ़ रहे हो उस आदमी पे भरोसा रखो कि वो आदमी, अब तो समझ आ जाता है 2-3 क्लास के बाद कि भरोसा बनना है कि नहीं बनना है। डेमो में होगे भाग जाओगे, अगर आ रहे हो डेमो में के बाद आ रहे हो तो इसका मतलब है कि भरोसा करो और जो वो टीचर कह रहा है उसको फॉलो करो। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इस पूरी जर्नी में, और उसको फॉलो अगर करते गए तो फिर क्या होगा? तैयारी आसान होती चली जाती। वही करो। अगर मैंने कहा है कि जाके इस चैप्टर को पढ़ लेना, तो इतनी व्यस्तता किस चीज की है कि 1 घंटे नहीं निकाल पाए? आने से पहले पढ़ो। 8 बजे उठते हो, 7 बजे सो के उठो, 6:30 बजे उठो। सोना मोना कुछ दिन के लिए क्या करो, कम करो, ज्यादा बैठे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कितनी क्लासेज हैं नेहरू मुखर्जी नगर में, कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, सिलेक्शन किसका हो रहा है? क्या आसमान से आते हैं क्या वो लोग? किसका होता है? हाँ, समझे बात को? तो इन सब चीजों को समझो। ये तो फिर हर जगह पढ़ा रहा है टीचर, सब पढ़ रहे हैं। मेन चीज होती है कि जिस आदमी से पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में हो, उस टीचर की बात समझो, वो क्या कह रहा है। अगर उसने कहा कि जाके एनसीईआरटी पढ़ना है तो पढ़ना है, समझे? तो वो करना ही पड़ेगा ना, साइकिल है वो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बस ऐसे भटकते रहोगे, अभी यहाँ पढ़ोगे एनसीईआरटी, फिर कहोगे इन्होंने नहीं पढ़ाई, तो कहाँ जाओगे? किसी दूसरे के पास जाओगे, फिर ऐसे कोचिंग कोचिंग घूमते रहोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार कोचिंग करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर लेते हैं? सिलेक्शन ले लेते हैं। तो वो क्या है? वो कोई ऐसे थोड़ी है कि देवदूत है आसमान से, ईश्वर ने आके उन्हें स्पेशली ज्ञान दे दिया है कि ये ले लो। बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्या कर लिया? याद कर लिया। ठीक है, अभी पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाई मैंने एडवांस, बीपीएससी में सवाल जो है सब उसी में से सवाल आए हैं। ठीक है, तो आएगा कहाँ से? टीचर पढ़ा सकता है ना। आज से कह रहे हैं कि उसको याद करो, तो याद करना काम किसका है? तो आप समझे बात? तो ये बेसिक सी चीज है कि क्या करो, चीजों को समझो और जिसके साथ पढ़ रहे हो उसको समझो। ठीक है, तो एनसीईआरटी कैसे करेंगे? 9th क्लास की एनसीईआरटी, 5 चैप्टर 9th क्लास की एनसीईआरटी कितने दिन में खत्म? ज्यादा 6 दिन मान लो। 10th क्लास की एनसीईआरटी में 10 चैप्टर, उस कितने दिन में खत्म? तो ऐसे करेंगे, एक चैप्टर 1 दिन में। तो कल हमने जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी का नाम क्या है बोलो? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हिंदी में क्या? लोकतांत्रिक राजनीति। तो इस किताब का नाम अगर उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति रखा है तो क्यों रखा है? आखिर इस टाइटल को उन्होंने क्यों चूज किया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? समझो, हम क्या विषय पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब पॉलिटिक्स। आप क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। तो ये जो पॉलिटिक्स है, कल मैंने बताया था, फिर भी बता रहा हूं, सुन लो कैसे। ये जो किताब का उन्होंने टाइटल रखा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का मतलब है क्लियरली ये बता रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? लोकतांत्रिक राजनीति। हम क्या पढ़ रहे हैं? राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो पहला तो सवाल यही है कि ये राजनीति होती क्या है, ये पॉलिटिक्स क्या है? समझे? बताओ क्या है? कल जो लोग आए थे
पॉलिटिक्स, राजनीति का मतलब क्या होता है? राइट, स्ट्रगल फॉर पावर, मतलब कि शक्ति के लिए संघर्ष। किसके लिए संघर्ष? लिख लो जो पहली बार आ रहे हैं, शक्ति के लिए संघर्ष। पॉलिटिक्स का मतलब होता है शक्ति के लिए संघर्ष। नोट्स ले लेना अपने आस पड़ोस वाले से, पूरा बना हुआ है वो, ठीक है, कल बनाया था मैंने। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष। इसके लिए संघर्ष। हिंदी वाले कितने लोग हैं? हिंदी वाले कितने? हिंदी मीडियम, अच्छा है तो आज तो बहुत बच्चे हैं, ठीक है। स्ट्रगल फॉर पावर, अभी शक्ति के लिए संघर्ष। अच्छा बोलो, ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, वो क्या है? जैसे हमने कहा कि राजनीति का मतलब क्या है? शक्ति के लिए। अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलिटिक्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिक्स की सामान्य सी परिभाषा क्या है, तो क्या कहोगे? शक्ति के लिए संघर्ष। आप लोग क्या कर रहे हो? कौन सी शक्ति पाना चाहते हो? सिलेक्शन, आईएएस बनना चाहते हो, तो क्या आप पॉलिटिक्स कर रहे हो? तो क्या आप राजनीति कर रहे हो? कर रहे हो, क्योंकि राजनीति का सामान्य सा अर्थ क्या है? राजनीति का मतलब वो नहीं होता है कि चुनाव लड़ लिया, जाके हम लोगों ने किसी का बुरा कर, वो राजनीति, वो गलत हमारी सब डेफिनेशन है। जो अभी तक हमारी परिभाषाएं, जो डेफिनेशन हमारे पास पॉलिटिक्स की हैं, वो सब क्या है? वो गलत है। राजनीति का मतलब ये थोड़ी है कि राहुल गांधी ही राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति का ये भी, हम जैसे राजनीति को कैसे समझते हैं, जैसे हमारे साथ जब कोई गलत कर देता तो हम क्या बोलते हैं कि वो राजनीति। तो राजनीति का मतलब नेगेटिव परसेप्शन नहीं है। राजनीति का मतलब क्या है? बदलो इस पूरी अवधारणा को, पूरी सोच को बदलो। राजनीति का मतलब क्या होता है? संघर्ष। और किसके लिए संघर्ष? आप लोग क्या कर रहे हो यहां बैठ के? आप लोग एक साथ बैठे हो, लेकिन एक दूसरे के क्या हो? हाँ, एक दूसरे को, एक दूसरे के दुश्मन भी हो आप लोग इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी एक साथ बैठे हो। आप क्या कर रहे हो? संघर्ष कर रहे हो। किसके लिए? शक्ति को पाने के लिए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राजनीति। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब बोलो, अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो राजनीति ना कर रहा हो? मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि मेरा एक संघर्ष है। मैं शक्ति, मेरे संदर्भ में शक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है? मेरे लिए पावर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि मैं एक बड़ा टीचर बनूं, मेरी क्लास में कभी 6000, 4000, 5000 बच्चे बैठ के पढ़े, मतलब कम से कम 2000 तो ऑफलाइन हो और 2-3 हजार लाइव देख रहा हो, तो ये मेरे लिए पावर हुआ ना। लोग कहेंगे कि अरे ये बहुत बड़े टीचर हैं यूपीएससी, राइट। अपना अपना शक्ति की परिभाषा हो सकती है। आपके लिए अभी शक्ति की परिभाषा क्या है? कि आपको यूपीएससी लिस्ट में आना है, और जैसे लिस्ट में आ जाओगे तो क्या परिभाषा होगी? जैसे ही आईआरएस मिलेगा तो क्या कहोगे कि काश आईएएस हो जाते। देख लेना, अभी दुख इस चीज का है कि लिस्ट में नाम आ जाए। किसमें? और जैसे ही लिस्ट में नाम आएगा तुरंत दुख शुरू हो जाएगा। कहोगे आईआरएस मिला है, आईएएस क्यों नहीं मिला? फिर नहीं खुश रहोगे। आज दोस्त आए कहेंगे मुबारक, कह रहे नहीं यार आईएएस की उम्मीद थी, मिला क्या? आईएएस मिल जाएगा तो भी क्या कहोगे? अभी सवाल यह है कि कौन सा कैडर मिलेगा, फिर दुख तैयार हो जाएगा। और जैसे कैडर मिलेगा कहोगे राजस्थान कैडर चाहिए था, मिला कौन सा? अब मिल गया मान लो आपको केरल कैडर, तो कौन केरल जाना चाहेगा यहाँ से? फिर एक दुख, समझ रहे हो? तो ये शक्ति हमेशा बदलती रहती है हर पर्सपेक्टिव में। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बार हमें कोई चीज मिल गई तो हमारी शक्ति की जो है भूख वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो पावर हर आदमी को चाहिए, और हम लोग क्या करते रहते हैं? उस पावर को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो वो लालच होता है। नहीं, ये लालच नहीं है। लालच का मतलब होता है आप किसी से उस चीज को छीनेंगे। हाँ, छीन। जैसे देखो, शक्ति का मतलब क्या है कि ये जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करके एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें जो पास करेगा वो वहां पहुंचेगा। तो वो लालच नहीं, वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आपके भी संघर्ष हुआ है। लालच का मतलब है कि आपको इनकी बुकलेट अच्छी लगी और इनके जाने पे आपने चुरा ली, तो वो आपने संघर्ष नहीं किया। वहां आपने क्या है? स्ट्रगल नहीं किया, वहां आपने चोरी कर ली। उसका ये फर्क है ग्रीड में और पावर। पावर का मतलब है कि हम लोग कुछ पाना चाहते हैं और वो हम लोग पा रहे हैं, और ये हमारे पाने की जो है इच्छा जो है क्या है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो अब बोलो कि क्या हमारे समाज में कोई ऐसा आदमी, सोसाइटी में ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जो राजनीति ना कर रहा हो? सभी क्या कर रहे हैं? केवल राहुल गांधी और मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, सभी। घर में भी क्या हो रहा है? सास बहू की लड़ाई में भी क्या है? हाँ, उसमें भी क्या है? पावर किसके पास रहेगा? मम्मी पापा के संघर्ष में भी क्या है? महिला पुरुष सोसाइटी में लड़ रहे हैं, मेल फीमेल, वो भी क्या है? वेमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वो क्या है? पावर की बात हो रही है। उन्हें क्या चाहिए? स्ट्रगल किसके लिए हो रहा है? पावर के लिए। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कंटेम्पररी प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में हर आदमी क्या कर रहा है? स्ट्रगल कर रहा है फॉर द पावर, शक्ति के लिए क्या कर रहा है? संघर्ष। तो क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है।
तो क्या कोई ऐसा समाज भी रहा होगा जब राजनीति नहीं होगी? लगभग हर टाइम में क्या रही होगी? राजनीति रही होगी। तो अब सवाल यह है कि राजनीति का मतलब है शक्ति के लिए संघर्ष। तो आज की शक्ति के लिए संघर्ष और पुराने समय में शक्ति के लिए संघर्ष में क्या अंतर है? आज जो स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा है और पहले जो स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा था वो क्या था? क्या डिफरेंस क्या है? देखो, पहले अभी कैसा है, राजनीति कैसी है? डेमोक्रेटिक है। और पहले कैसी थी? नॉन डेमोक्रेटिक। जैसे आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है, सबको बनना है। आप जितने बैठे हो सबको क्या बनना है। लेकिन सवाल यह है कि अभी हमने आईएएस बनने का एक रास्ता खोज निकाला। क्या हम किसी को गला काटते हैं? क्या किसी से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं? आप लोग नहीं ना, चुपचाप जाते हो पीसफुली। क्या करते हो? पीसफुली। आप सबका इंटरेस्ट है, आप जाते हो पीसफुली, एग्जाम देते हो। जो बेचारे 1000 पास होते हैं, बाकी जो 9 लाख 9.5 लाख फेल होते हैं, वो अपने आप चुपचाप घर चले जाते हैं। फाइनली तो 1000 सेलेक्ट हो रहा है, 10 लाख आदमी फॉर्म भरता है, तो बाकी 9 लाख आदमी कहाँ चला गया? वो पीसफुली हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया कि संघर्ष तो हो रहा है, लेकिन संघर्ष कैसे हो रहा है? राहुल गांधी को क्या बनना है? क्या राहुल गांधी और मोदी जी अभी लड़ाई लड़ेंगे आमने सामने? लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनना था? किंग। तो उसने क्या करना पड़ा? तब पॉलिटिक्स तब भी थी, क्या थी? पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स कैसी नहीं थी? राइट। अभी कैसी है पॉलिटिक्स? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? लोकतांत्रिक राजनीति और गैर लोकतांत्रिक राजनीति के बीच क्या अंतर है? हाँ, लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में शांतिपूर्वक हम संघर्ष का समाधान कर लेते हैं। कैसे? पीसफुली। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं स्ट्रगल फॉर पावर पीसफुली। ये है डेमोक्रेसी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का क्या है? शक्ति है और उसका पावर है। अब समझो, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी दुश्मन है एक दूसरे के, है कि नहीं? लेकिन वो लड़ नहीं सकते एक दूसरे से। कैसे आना पड़ेगा उन्हें? चुनाव में आना पड़ता है। हमने क्या कर लिया? एक मैकेनिज्म खोज लिया। और वो मैकेनिज्म क्या है? पीसफुली मैनर से हमें क्या अचीव करना है। आप लोग भी पीसफुली बैठे हो, तो ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ है? कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू द पीसफुल मैनर। लोकतंत्र क्या करता है? शांतिपूर्ण तरीके से क्या करता है? संघर्ष का समाधान करता है। समझे? तो हमारी किताब का नाम क्या रखा उन्होंने? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। राइट। लोकतांत्रिक राजनीति। अभी ये लोकतांत्रिक राजनीति होती क्या है, ये लोकतांत्रिक राजनीति चलती कैसे है, वो सब हमें ये पढ़ाएंगे अंदर। राइट। तो पहला चैप्टर क्या था 9th क्लास की उसका एनसीईआरटी का? डेमोक्रेसी पढ़ाया है पहले। तो राजनीति बिल्कुल नहीं समझाया पूरी किताब में कहीं भी उसने आपको। ये तो मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊं। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे खुद से एनसीईआरटी कोई पढ़ रहा है तो अभी एनसीईआरटी उठा के क्या करेगा? लोकतांत्रिक राजनीति, अंडरलाइन, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, बात तो वहीं से शुरू हो रही है कि उस लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब क्या है, ये कंसेप्ट है, क्या है ये। आपने तो अंडरलाइन कर दिया, वो फैक्ट हो गया ना। लोग बहुत सारे एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हैं ना बच्चे, तो क्या फर्क है आपके पढ़ने में और मेरे पढ़ाने में? बहुत फर्क है। ये जो हमने मतलब समझा उस शब्द का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, लोकतांत्रिक राजनीति का, वो कौन कर सकता है? वो एक टीचर ही कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना हमने एनसीईआरटी खुद से पढ़ ली, असल में वो एनसीईआरटी आपके लिए लिखी ही नहीं गई है। वो किसके लिए लिखी जाती है? टीचर्स के लिए। और टीचर्स स्पेशली भर्ती किए जाते हैं उसके लिए, और फिर वो जाके पढ़ाते हैं। तो ये हमारा काम है। तो पहले ये बताओ कि 9th क्लास की एनसीईआरटी का टाइटल क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का मतलब समझ आ गया क्या? ठीक है, बात क्लियर है कि पीसफुल मैनर में क्या करना है? रिजॉल्व करना है स्ट्रगल फॉर पावर और कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट इन द सोसाइटी। इसका मतलब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब जब पहला चैप्टर हमारा शुरू हो रहा था, जिसमें हमने कल बात करी थी, तो उस चैप्टर का नाम क्या था? हाँ, जो पहली बार आ रहे हैं वो देख लेना, हिंदी वाले किसी से ले लेना, इंग्लिश में ले लेना, तो देख लेना उसको, ठीक है। अभी अब बताओ कि पहला चैप्टर क्या था? डेमोक्रेसी। पहला चैप्टर क्या था? डेमोक्रेसी। कि उस चैप्टर का नाम क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो क्या समझे डेमोक्रेसी क्या है? बोलो, बताओ। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बताओ, और क्या है? ठीक है। अब देखो, उस लेक्चर को मैं रिपीट नहीं करूंगा फिर से, वो हो चुका है हमारा, ठीक है। और अगर जो पहली बार आए हैं उन्हें लगता है कि नहीं हमें पढ़ना है, तो किसी दिन आना, तो उसके स्पेशली एक दिन सेशन रख लेंगे, तो वो कर लेंगे। आज क्या डिस्कस करेंगे? 9th क्लास की एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर करेंगे। लेकिन कनेक्टिविटी बना लो पहले चैप्टर और 2nd चैप्टर में। सुनो ध्यान से, लिखवा नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं। लिखा चुका हूं तो नोट्स ले लेना, तो उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। अब समझो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स समझ आ गया, लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ समझ आ गया। तो लोकतांत्रिक राजनीति में वो सबसे पहले हमें क्या बता रहे हैं?
लोकतंत्र के बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या था? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बताया हमें एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र क्या है? शासन का एक रूप है। हमने फिर कहा कि इट मीन्स देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसका आशय है कि शासन के अन्य रूप भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू बेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा? डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन। शासन के दो ही रूप हो सकते हैं, कौन कौन से? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं या तो वो लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र नहीं, ऐसे ही है ना बात। अब जो लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र नहीं है, इनमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स? लोकतांत्रिक राजनीति में और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है? लोकतंत्र में किसका रूल होता है? रूल बाय द पीपल। और नॉन डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर किसी आदमी का हो सकता है, मोनार्की हो सकता है, मिलिट्री का रूल हो सकता है, ठीक है, डिक्टेटर हो सकता है, थियोक्रेसी किसी धर्म का रूल हो सकता है, जैसे ईरान में किसका रूल है? शिया रिलीजन का है। पाकिस्तान में किसका रूल है? मिलिट्री के साथ साथ वहां इस्लाम रिलीजन का रूल है। इंडिया में किसका है? तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, लोकतांत्रिक शासन का जो रूप होता है, वहां कौन शासन चलाता है? लोग चलाते हैं। और उन देशों में लोग नहीं चलाते। अब बोलो कि लोग भी दो तरीके से चला सकते हैं, कैसे कैसे चला सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने कहा डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। तो हमने कहा देन हमने कंक्लूजन निकाला था, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी क्या है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल। क्लियर बात, ये डेफिनेशन। अब हमने कहा कि प्रेजेंट टाइम में हर देश अपने आप को क्या कहता है कि हम क्या है? डेमोक्रेटिक है। चाइना, बोलो चाइना डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक है। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो क्या कहता है कि हम डेमोक्रेटिक। यहां तक कि ईरान भी खुद को रिपब्लिक लिखते हैं, वो भी क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। चाइना भी कुछ को क्या बोलता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये खुद को डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा देश डेमोक्रेटिक है और कौन सा देश डेमोक्रेटिक नहीं है? तो हमने कहा था कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू डिसाइड इफ अ कंट्री डेमोक्रेटिक और नॉट। यहाँ कुछ ऐसे मापदंड है, ऐसे मानदंड है जिनके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कौन सा देश लोकतांत्रिक है और कौन सा देश। तो एनसीईआरटी ने कहा कि वो क्या क्या है। तो उसने सबसे पहले क्या कहा था कि डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स एंड मेंबर्स। जिस देश में डिसीजन, निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं उसे क्या कहोगे? उसे लोकतंत्र कहोगे। जैसे क्या चीन में महत्वपूर्ण निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं? क्या चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग लोगों द्वारा चुना गया है? नहीं। क्या पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ लोगों द्वारा चुने गए थे? नहीं। क्या भारत के जो डिसीजंस है, मेजर डिसीजंस है, वो इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं? हमारे यहाँ डिसीजन कौन लेता है? रिप्रेजेंटेटिव। और वैसे कौन लेता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? अगर हमें ये देखना है कि कोई देश डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो पहला पैरामीटर क्या है कि डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। निर्णय किसके द्वारा लिए जाने चाहिए? चुने हुए। तो इस क्राइटेरिया के आधार पर हम कई देशों का क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? बोलो उसमें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर किसी देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे? उसको लोकतंत्र बोलोगे। अब बोलो क्या पाकिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं? चीन में होते हैं। चीन में मैंने बताया था ना कल कि चीन का राष्ट्रपति ही एक एक कैंडिडेट खड़ा कर देता है, वही वहां से जीत के आ जाता है। तो ये भी एक तरीका है। क्या इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। हमारे यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू। जिस देश में वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू होती है वो क्या होगा? एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। क्या भारत में एक व्यक्ति को एक मत और एक मूल्य है? हर व्यक्ति चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, एलजीबीटी कम्युनिटी का भी क्यों ना हो, उसको एक आदमी को कितना वोट का राइट है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? जैसे सऊदी अरेबिया में क्या वन वोट वन पर्सन है? किसको वोट का राइट नहीं है? महिलाओं को नहीं। और इंडियंस जो वहां रहते हैं उनको भी नहीं है सिटीजनशिप। हाँ, 100% नहीं। लिमिटेड वोटिंग राइट्स है वहां के फीमेल को। क्या है? लिमिटेड। अभी भी सऊदी अरेबिया की फीमेल्स कार नहीं चला सकती। अभी भी सऊदी अरेबिया की महिलाएं फुटबॉल मैच नहीं देखने जा सकती।
अभी भी सऊदी अरेबिया की महिला जो विमेन है वो कहाँ नहीं जा सकती, सिनेमा हॉल में नहीं जा सकती, वो समझे आप, मूवी देखने, घर पे ही देखो। तो बोलो क्या ये डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। तो वन वोट वन पर्सन और वन वैल्यू होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। तो उसे क्या बोलोगे, डेमोक्रेसी। इन क्राइटेरिया पे इंडिया को हमने देख लिया कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि कोई देश डेमोक्रेसी है कि नहीं, राइट, यही बात। अब है कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी, समझ आ गया। व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है पीसफुल मैनर में। क्या करती है, हमारे जो विवाद है, संघर्ष है, उनका समाधान करती है, किस तरीके से। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, और फिर ये भी पॉइंट्स लिखवाए थे कि क्या डेमोक्रेसी बहुत अच्छी शासन प्रणाली है, उसमें कुछ कमियां भी हैं, उसमें कुछ कमी भी है, उसमें कुछ क्या है, जैसे क्या इंस्टेबिलिटी होती है, मोरालिटी लोगों के पास नहीं होती है, समझ रहे, ये सब चीजें हमने लिखी थी। करप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, और लीडर्स क्या करते हैं, जैसे अपने देखो चुनाव में जितना खर्चा होता है वो सब क्या करता है, उसको वापसी के चक्कर में लगा रहता है। तो हमने ये चीजें बात कल 4 पॉइंट्स पर बात करी थी, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड व्हाट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्या है। हाँ, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। समझे बात को, ये कल हमने बात करी थी, आज जो पहली बार है कुछ समझ आई बात थोड़ी सी। तो ये पहला चैप्टर है, देख लेना किसी के नोट से, इसको मैंने प्रॉपर लिखवा दिया था। अभी दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, एनसीईआरटी 9th क्लास की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर लिखो, चलो लिख लो। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2। और देखना एनसीईआरटी पढ़ने में पूरा आर्टिकल्स वार्टिकल्स कुछ नहीं होते हैं इसमें, केवल कंसेप्ट कंसेप्ट है पूरा, ठीक है, पूरा कंसेप्ट है। चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हिंदी में लिखेंगे संविधान निर्माण, संविधान निर्माण, ठीक है। देखो इसको लिखोगे तो एक तरीका भी है लिखने का, कॉपी को हम लोग उल्टा कर सकते हैं इस तरफ से ऐसे, और एक ही पेज पे एक पूरा चैप्टर आ जाएगा। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर रहेगा वो 9 से 10 पेज का रहेगा, हम कोशिश करेंगे उसको कि 2 पेज में या 1 पेज में ही निकाल के खत्म करें, ठीक है, समझे बात को। इसको कॉपी को आप लोग टेढ़ा करके उसमें ऐसे बना सकते हो, और यहाँ नीचे लिखते जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, 1 से 1.5 पेज में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही है मेरा तरीका, मैं ऐसे ही करता हूँ एनसीईआरटी को। अब समझ लो कि एनसीईआरटी का चैप्टर भी 10 पेज में है, और मैं भी आपको 10 पेज में पढ़ाऊं तो क्या ही मतलब निकला फिर उसका, वो तो एनसीईआरटी छपा दी ना मैंने पूरी, वो वैसे नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करो। हमेशा देखो जो भी नोट्स वोट्स बनाते हैं, जैसे क्लास में भी टीचर बहुत मोटा नोट्स बनवा देता है ना, तो उसको कंसाइज किया करो जाके घर पे भी, क्योंकि वो रिवीजन कब होगा, जब जीस्ट होगा आपके पास। हाँ, ये आदत बन गई तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले देखो साउथ अफ्रीका का उदाहरण, ठीक है। दूसरा पॉइंट है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आवश्यकता क्यों, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। देखो 4 पॉइंट है केवल,
फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ द साउथ अफ्रीका, वाई डू ऐसे लिख लो, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट नहीं वाई, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, एंड गाइडेड वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्देशित मूल्य। ठीक, 4 पॉइंट है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही कल भी 4 पॉइंट में लिखा था हमने। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड फिर वाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। 4 ही पॉइंट थे। ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर में 4, जिस चैप्टर में जितने पॉइंट्स होंगे उतने लिखेंगे। ठीक है, अभी जब 10th क्लास की एनसीईआरटी की तो उसमें और ज्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये सब छोड़ो, ये सब बाद में लिख लेंगे। अब ये बताओ कि 9th क्लास की एनसीईआरटी का टाइटल क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, और उसका पहला चैप्टर क्या है, डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई, लोकतांत्रिक राजनीति है किताब का नाम, और उसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, लोकतंत्र क्या और क्यों। अब सवाल ये है कि अगर एनसीईआरटी लिखते हुए जो एक्सपर्ट लिखते हैं ना, ये तो योगेंद्र यादव का नाम जानते हो, योगेंद्र यादव, वो तौलिए लपेटे रहते हैं, कभी कभी टीवी चैनल पे आते हैं, वो एडवाइजर है एनसीईआरटी लिखने में, बहुत ब्रिलियंट आदमी है वो अलग बात है कि टीवी डिबेट में उनको एंकर कुछ भी बोल देता है, बीजेपी वाला कुछ भी बोल देता है, वो अलग बात है। वो एनसीईआरटी काउंसिल के मेंबर हैं। पॉलिटी की जब एनसीईआरटी लिखी गई तो उन्हें बुलाया गया स्पेशली, किसको, योगेंद्र यादव को, उन्होंने इसमें लिखने में बहुत योगदान दिया है। वो जेएनयू में से पीएचडी है, डॉक्टरेट है, और उन्होंने सीएसडीएस में काम किया, एक संस्था होती है कभी बताऊंगा सीएसडीएस, वहां उन्होंने काम किया। अब बताओ कि मान लो योगेंद्र यादव एनसीईआरटी लिख रहे हैं, तो योगेंद्र यादव ने 9th क्लास की एनसीईआरटी का नाम क्या रखा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। पहला चैप्टर क्या रखा उसमें, लोकतंत्र क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। दूसरा चैप्टर क्या रखा उन्होंने, तो ये बताओ कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लोकतंत्र और संविधान में कोई संबंध होता है, क्या संबंध होता है। लोकतंत्र की सरकार संविधान से चलती है, ठीक है, और बताओ क्या संबंध होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बताओ। अच्छा नहीं बता रहे तो इनकी बातें सही लग रही हैं, नहीं सही लग रही हैं, तो फिर बताओ क्यों नहीं सही। एनसीईआरटी में ऐसे ही है, डिबेट ऐसी हो रही है किताब में भी, क्यों नहीं इनकी बातें सही लग रही। बट है ना, अनरिटेन है, बट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो है, राइट ना। हाँ, और बताओ। कंपलसरी है, अच्छा चलो, मैंने वैसे एडवांस में पढ़ाई थी, थोड़ी थोड़ी बताई थी आपको, लेकिन यहाँ ज्यादा क्लियरली बात समझ आएगी। ठीक है, अभी हमें यह समझना है कि पहला चैप्टर डेमोक्रेसी था और दूसरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला चैप्टर क्या था, लोकतंत्र, और दूसरा चैप्टर क्या है, संविधान। देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और लोकतंत्र के बीच संबंध क्या है, सवाल ये भी है। ठीक है, अब उस संबंध को, उस रिलेशनशिप को समझने से पहले क्या समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहले वो समझाएंगे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द संविधान क्या है, संविधान के मूलभूत कार्य क्या है, और संविधान के मूलभूत कार्य क्या है, और व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बातें पहले समझना है। उसके बाद देखना है कि ये भारत का संविधान कैसे बना, और फिर लास्ट में हम ये समझेंगे कि क्यों लोकतंत्र के लिए संविधान होना चाहिए। और एनसीईआरटी हमेशा चैप्टर शुरू होता है एक एग्जाम्पल से शुरू होता है, और ये एग्जाम्पल कहाँ का है, ये रटने याद नहीं करने एग्जाम्पल, हमें बिल्कुल भी याद नहीं करने, कोई रेलिवेंसी नहीं है इन उदाहरण की, बस हमें पढ़ना है और थोड़ा सा समझ लेना है। ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लीडर का नाम सुना होगा आपने, नेल्सन मंडेला, सुना है ना, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने क्या किया, बोलो क्यों, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल जो है, वहां का फ्रीडम स्ट्रगल, उसको क्यों चलाया, क्योंकि अफ्रीका में क्या था, अपार्थाइड पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति। अफ्रीका किसका गुलाम था, अंग्रेजों का, अंग्रेज गोरे हैं, अफ्रीका के लोग कैसे हैं, काले हैं। तो वहां के आप देखना कि साउथ अफ्रीका की टीम में कोई काला मिलता है, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम में कौन से लोग हैं, और साउथ अफ्रीका की ज्यादा जनसंख्या कैसी है, समझो अभी भी वहां इतना भेदभाव है, सब कुछ होने के बाद भी वहां शासन कौन कर रहा है, वहां गोरे लोग माइनॉरिटी में है, कैसे, और काले लोग कैसे हैं अफ्रीका में। सोचो भारत की टीम कभी ऐसी हो कि भारत की टीम में पूरे के पूरे क्रिकेट टीम में मुस्लिम प्लेयर्स हो, हैं, तो ये वही स्थिति है ना, क्योंकि अफ्रीका में गोरे लोग माइनॉरिटी हैं और काले लोग क्या है, मेजोरिटी। पर अफ्रीका की टीम में काला आदमी
अब आ रहा है धीरे धीरे, एक आध अभी कुछ नाम भूल रहा हूँ उसका, है वो कैबिडो है, क्या नाम है उसका, एक है वो प्लेयर, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बॉलर है ना वो, हाँ है एक वो, ठीक है। तो आ रहे, लेकिन अफ्रीका में किसका शासन था? अफ्रीका में किसका शासन था? अंग्रेजों का। वहां ज्यादातर लोग कैसे हैं? काले। तो अंग्रेजों ने, जो कि गोरे थे, अफ्रीका के ब्लैक के लिए, ब्रिटिश व्हाइट लोगों ने अफ्रीका के ब्लैक लोगों के साथ क्या किया? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के आधार पर क्या किया? भेदभाव किया, और कहा कि कुछ चीजें किसके लिए रिजर्व हैं? गोरे लोगों के लिए, कुछ चीजें इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ। कहां? अफ्रीका में। और उस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मूवमेंट स्टार्टेड इन 1950, 1950 में वहां एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, और उस मूवमेंट में एक लीडर बन के कौन आ रहे हैं? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। महात्मा गांधी का क्या विचार था? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह। यही इंस्ट्रूमेंट यूज किए किसने? नेल्सन मंडेला ने। कहां पर? और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस, उनके जो मूवमेंट स्टार्टेड हो रहा है 1950, उसके एफर्ट से 1994 में, कब? 1994 में अफ्रीका में ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो गया, और ब्रिटिश ने क्या कहा कि हम अफ्रीका को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये था कि अफ्रीका में काले लोग भी हैं और गोरे लोग। अब वहां क्या बनना है? कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के हेड कौन है? किसने आजाद कराया? नेल्सन मंडेला। अभी ये नेल्सन मंडेला के पास ये काम है कि उन्हें क्या बनाना है? एक संविधान बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना है। तो अब सवाल ये है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ये अब यही तो बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है तो किसको ज्यादा राइट्स दिए जाएंगे, सवाल ये है। तो उसमें लिखा है कि सवाल ये आया कि अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसको ज्यादा राइट्स मिलने चाहिए। तो ये कह रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि वहां जो व्हाइट लोग थे वो मिक्स्ड भी थे। मिक्स्ड का मतलब भारतीय भी कुछ वहां थे, गांधी जी ने तो वही मूवमेंट शुरू किया था 1893 में। तो कह रहे हैं कि जो गोरे लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि जो संविधान बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कम राइट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन बहुत किया है। और जो वहां के ब्लैक लोग थे, जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले थे, उन्होंने नेल्सन मंडेला पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि किसे ज्यादा अधिकार दो संविधान में, क्योंकि हमारा क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और जो मिक्स्ड थे, इंडियंस वहां थे, उन्होंने कहा हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसी हो, राइट? और ये काम कैसे करना है? और वहां तीन ही ग्रुप है साउथ अफ्रीका में, व्हाइट, ब्लैक एंड मिक्स्ड। गोरे, काले और मिश्रित। मिश्रित हैं भारतीय, गोरे हैं अंग्रेज, और काले अफ्रीका के। अब सवाल है किसको ज्यादा राइट्स मिले, किसको कम मिले, किसको क्या मिले। ये काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स करते हैं। संविधान जो निर्माता, उनका ये बेसिक काम है ना। जैसे हम भी आजाद हुए तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास क्या काम था? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट किया जाए। बेसिक फंक्शन होता है किसी देश को चलाने के लिए, क्या? किसी डेमोक्रेसी चलाने के लिए क्या चाहिए? संविधान। अब है कि नेचर क्या है संविधान का, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेल्सन मंडेला के पास तीन अप्रोच थी। व्हाइट लोग कुछ और सोच रहे हैं, ब्लैक कुछ और सोच रहे हैं, और मिक्स्ड। अभी नेल्सन मंडेला किस टाइप के आदमी थे? डेमोक्रेटिक आदमी थे। कैसे? तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि ना तो गोरों को राइट ज्यादा मिलेगा, ना कम मिलेगा, ना काले वालों को ज्यादा कम, ना मिक्स्ड वालों को। कहा क्या मिलेगा? उन्होंने कहा कि राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका के नागरिकों को अधिकार मिलेगा। किसको मिलेगा? समझे बात? उन्होंने कहा अफ्रीका के नागरिक केवल ब्लैक नहीं है, अफ्रीका के नागरिक केवल व्हाइट लोग नहीं है। अफ्रीका का नागरिक कौन है? जो अफ्रीका में रह रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाइट जो लोग हैं, अंग्रेज जो हैं, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, पर हम उन्हें क्या करते हैं? माफ कर देते। कोई बात नहीं, वो समय था, वो टाइम था। कहा कि अंग्रेजों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, अगर अब हम उनका करेंगे तो क्या ही डिफरेंस रहेगा हमारे बीच और उनके बीच। जब व्हाइट लोगों ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि बड़े डेमोक्रेटिक आदमी है ये तो। जो बड़ा लीडर होता है, क्या जो बड़ा लीडर होता है उसको कैसे डिसीजन लेने पड़ते हैं? बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब आईएएस बनोगे ना तो क्या लगता है कि सब कुछ आसान लाइफ हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स क्या लाता है साथ में? हाँ, पूरे दिन क्या बने रहोगे? गोल 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 कोल्लू की बैल की तरह घूमते रहोगे, कभी ये दौरा कभी वो दौरा। समझे? कहां तक जूनियर्स को भेजोगे? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे कितने आईएएस काम करते हैं? जरूरी नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं, 4 तो वो है ही।
डीडीओ है, सीडीओ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सब आईएएस होते हैं, समझ रहे हो। और उसके अलावा और कितने हो सकते हैं, 50 सब पीसीएस काम करते हैं, लोक सेवा आयोग, एसडीएम। पूरे जिले में कितने एसडीएम होते हैं, जितनी तहसील उतने एसडीएम, समझे। मैंने बताया था ना कि मूड खराब होने पे क्या करता है जिलाधिकारी। मान लो कि आपको ऐसा लगा कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं और आप आईएएस ऑफिसर है, तो क्या करोगे। मान लो मैं ऐसे टाइम में आईएएस ऑफिसर रहता तो मैं सब पीसीएस ऑफिसर की मीटिंग जिले में बुला लेता, तो ऐसे बैठा लेता सामने 50 पीसीएस ऑफिसर को, और किसी को भी खड़ा करके डांट लगा दो। पीसीएस भी तो कम नहीं होता है, कम से कम उसको तो डांट ही सकते हो, इससे भी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, समझ रहे हो आप, कि किसको डांट लगा रहे हो। और उसमें पहली 2-4 लाइन में आईएएस बिठा लो जो जूनियर्स हैं, उन्हें भी डांट लगा दो, इससे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर है। किसको डांट रहे हो, जिसने पीटी मेन सब क्वालिफाइड किया है, उसको जाके डांट लगा सकते हो आप, कभी भी दौरा करने जा सकते हो कहीं भी। ये पावर है एक आईएएस की। और पीसीएस मान लो डांट खाली है बेचारा, यहाँ चला जाएगा, वो क्या करेगा, सब नायब तहसीलदार को इकट्ठा करेगा, कहेगा सब के सब आओ, और फिर वो भी क्या करेगा, सभागार में, जो सामान्य सभागार होते हैं ना, सभागार में बैठाएगा, कहे ना चाय पानी पिलाओ पहले, फिर बाद में कहेगा काम बेकार हो रहा है, ये बेकार हो रहा है। अब नायब तहसीलदार क्या करेगा, नहीं अभी नहीं, वो बुलाएगा सब लेखपाल को, और सब लेखपाल को बुला के उनकी डांट लगा। लेखपाल क्या करेगा, वो बेचारा घर जाएगा, अब फिर घर पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। तो छोटी नौकरी कोई नहीं बचता है डांट लगाने के लिए, इसलिए कौन सी नौकरी लो, थोड़ी लेवल की नौकरी होनी चाहिए। अब मान लो कि मुझे आईएएस की नहीं मिली, मैं कैसे डांट लगा सकता हूँ। हाँ, आप लोग भी कोई कम थोड़ी है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितने पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्लास से बाहर कर सकता हूँ, समझे। जो भी है, फिलहाल बात समझ आई। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, बोलो, बाहर कर दूंगा अगर मोबाइल चलाया क्लास में तो। पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं, आ जाओ। देखो क्या किया इन्होंने, बोलो कैसा संविधान बनाया, सबको दिया अधिकार, राइट, सबको अधिकार दिया। तो बताओ कि संविधान का काम क्या होता है, गाइड करना, एकोमोडेशन, सबको एक साथ लेके चलना। कौन सा संविधान अच्छा मानोगे, तो सबको लेके एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं लिखना है, कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख लो बस, केवल लिख लो। देखो, अपार्थाइड पॉलिसी इन अफ्रीका, अपार्थाइड पॉलिसी इन अफ्रीका, अपार्थाइड, APA APARTHI, अपार्थाइड। देखो, अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, हिंदी में है, अफ्रीका में रंग भेद की नीति, रंग भेद, रंग भेद, अपार्थाइड, रंग भेद की नीति। A movement started in 1950. A movement started in 1950 in Africa, against the apartheid policy, against the apartheid policy। हो गया इंग्लिश में, हिंदी में लिखो, रंग भेद की नीति के विरुद्ध, रंग भेद की नीति के विरुद्ध अफ्रीका में आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ। देखो, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस started movement, African National Congress started movement against apartheid, started movement against apartheid under the leadership of Nelson Mandela। देखो, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। ये याद नहीं करनी है, ये चीजें इसलिए रखनी है कि कभी भी ये पीटीटी में पूछी जा सकती है, क्योंकि कहाँ लिखी है, हाँ, इसलिए ये पूछी जा सकती है, ठीक है। वो बेसिक्स पूछता है,
समझे, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप ये दावा नहीं कर सकते कि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कहाँ है ये, इसलिए ये बातें हमसे पूछी जाती है। राइट, चलो लिखो, इसमें लिखो, जहां लिख रहे हैं वहीं नीचे लिखते जाओ। लिखो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्ड, साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्ड एज अफ्रीकन रिपब्लिक, अफ्रीकन रिपब्लिक इन 1994, डिक्लेयर्ड एज अफ्रीकन रिपब्लिक इन 1994, वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में अफ्रीका को, अफ्रीका को अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीकी गणराज्य घोषित किया गया। मतलब इसको इंडिपेंडेंस मिली, क्या मिला, लिख लो, ये मतलब है इसका इंडिपेंडेंस मिला, इसको ब्रैकेट में लिख लो, गॉट इंडिपेंडेंस, अफ्रीकी गणराज्य घोषित किया गया। अब प्रॉब्लम क्या थी अफ्रीका में ये सब होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसी हो, उसमें भी क्या प्रॉब्लम थी, 3 ग्रुप्स थे, देख लो, देयर वाज, जैसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, देयर वाज 3 सोशल ग्रुप्स, देखो यहां 3 सामाजिक समूह थे, 3 सामाजिक समूह थे, ब्लैक काले लोग, व्हाइट गोरे लोग, और मिक्स्ड। ये अंग्रेज, ये अफ्रीकी है, ये अंग्रेज है, और ये क्या है, भारतीय। देख लो, ठीक है। अभी बोलो, ये जो ग्रुप्स थे इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी इन ग्रुप्स की, इनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, इन्हें राइट्स चाहिए था ज्यादा, और इन्हें भी चाहिए और इनको भी। अब क्या किया, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, लिखो, दीज ग्रुप्स वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, यह समूह, वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, यह समूह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। अफ्रीकन गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, अफ्रीकन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स फॉर ऑल ग्रुप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल राइट्स फॉर ऑल ग्रुप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अफ्रीकी सरकार द्वारा सभी समूहों को, अफ्रीकी सरकार द्वारा सभी समूहों को संविधान में बराबर अधिकार दिए गए। अच्छा, अगर ये ऐसा करते, इन्हें ज्यादा राइट्स दे देते तो क्या होता, मतलब कन्फ्लिक्ट हो सकता था, और लड़ाई और आगे बढ़ सकती थी, और क्या सिविल वॉर तक जा सकती थी, राइट। फिर वही बात आती है, किसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो अच्छा बोलो कि इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से रिजोल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को, तो यही डेमोक्रेसी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है इन इट्स नेचर, तो वो क्या कर सकता है, पीसफुली रिजोल्व कर सकता है स्ट्रगल फॉर पावर, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स इन द सोसाइटी। अगर हमारा संविधान अपनी प्रकृति में कैसा है, लोकतांत्रिक है, तो वो क्या कर सकता है, संघर्षों का समाधान आसानी से कर सकता है। समझे बात को। तो ये पहले एग्जाम्पल से समझा रहे हैं जो बात इन्हें कहनी है, एनसीईआरटी का तरीका है ये। पहले टीचर आके बच्चे को क्या सुनाता है, वहां एक कहानी सुनाता है, और उसके बाद फिर बातचीत शुरू होती है कि संविधान क्या है, संविधान कैसे काम करता है। ठीक है, आप लोग उतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आके समझाया जाए, ये 9th क्लास का बच्चा, कब 9th तो बहुत पहले पास करी हुई आप लोगों ने, तो कहानी समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहानी में से क्या हमारे लिए जरूरी है वो निकाला जा सकता है, लेकिन कहानी भी जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि साउथ अफ्रीका की कहानी से क्या सीखे, तो क्या कहोगे। टीचर पूछता है उसमें कि साउथ अफ्रीका की कहानी से क्या सीखे, क्या बूझे, लिखा रहता है उसमें हिंदी में, बोलो क्या समझ आया, और बताओ क्या सीखे इस कहानी से।
और क्या सीखे? तो अच्छी लीडर, और क्या बताओ, और बताओ। ये भी तो कहा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो लोकतंत्र है, राइट। अगर किसी को ज्यादा राइट दे देते हो, क्या वो डेमोक्रेसी होती? नहीं होती ना डेमोक्रेसी। तो ये बात समझ देखो, नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स, कितना, 28 साल कहाँ रहे, जेल में रहे, 28 ईयर्स। कह रहे हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि जब वो 28 साल अपने जीवन के, कितने साल, 28 ईयर्स कहाँ रहा ये आदमी। तो जेल में रहना, एनसीईआरटी में लिखा है, जेल में रहना इतना बुरा क्यों होता है? बोलो, जेल में रहना इतना बुरा क्यों होता है? एनसीईआरटी ने बड़े दुख के साथ बताया है कि 28 साल ये जेल में रहे, तो क्यों होता है इतना बुरा? तो उसमें लिखा है किताब में कि इसलिए बुरा होता है कि जेल की हालत जो है सो है, लेकिन नेल्सन मंडेला अपने पसंद के दोस्तों से नहीं मिल पाए, राइट ना। जब जो आदमी जेल में रहता है तो अपने दोस्तों से मिल पाता है, अपने पसंद का खाना, अपने पसंद के कपड़े। क्या हर आदमी को व्हाइट कपड़ा पसंद होता है जो जेल में मिलता है? नहीं, अलग अलग कलर का कपड़ा तो नहीं पहन, अपने पसंद के गाने नहीं सुन पाए, अपने पसंद से नहीं घूम पाए। रात में निकलना है लेकिन नहीं, जैसे अभी हम लोग यहाँ हैं, हम लोग अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी मन कर रहा है घूमने का, चलो क्लास छोड़ो घूम के आते हैं, लेकिन जेल में हो तो ऐसा कर सकते हो? जेल में रहना इसलिए ज्यादा मुश्किल होता है और इसलिए ज्यादा दुख देता है, एनसीईआरटी कह रही, क्योंकि आप अपनी पसंद के काम नहीं कर पा। तो कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन के कितने साल क्या नहीं किया, अपने पसंद का काम नहीं किया, और उसका आउटपुट क्या मिला इन्हें? नेल्सन मंडेला को क्या आउटपुट मिला कि वो क्या, उन्होंने एक पूरा देश आजाद कराया, और उसके बाद में संविधान भी बनाया। कैसा संविधान? डेमोक्रेटिक। ठीक है, अभी ये कहानी को यही रहने दो, अब दूसरे वाले पॉइंट पर आओ, जो हमारा सेकंड पॉइंट था ये वाला, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट लिखो, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? क्या है, लिख लो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट और डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट of like document of rules and laws. रूल्स एंड लॉज, संविधान नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज होता है। इस लाइन को रट जाओ, क्या करो, क्या करना पड़ेगा? ये मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाली लाइन। कहां? क्योंकि पॉलिटी से सवाल आएगा तो कहां से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो सवाल आएगा। पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लाइन कहीं भी डाल दो, ठीक है। जैसे इस बार सवाल आया, क्या सवाल आया? यूपीएससी, बताओ। अभी देखो इस बार का सवाल क्या आया है, 2023 में क्या सवाल आया है? लिविंग डॉक्यूमेंट से आया है। तो यहीं से लिखना शुरू कर सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ और डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज, बट दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इसका लिविंग का मतलब क्या होता है, फिर वो समझा दो। यहां से भी लिख सकते हो, और मन से नहीं लिख रहे हो, कहां से लिख रहे हो? कहां से? एनसीईआरटी से। एग्जामिनर समझ जाएगा कौन सी भाषा है, मतलब कि इस आदमी ने एनसीईआरटी पढ़ी है। और नंबर कंपैरेटिवली आपको एक एक लाइन के नंबर होते हैं वहां, किसके, क्या लिखा क्या है उसको पढ़ के समझ जाता है कि कहां से लिखा है। क्योंकि मोस्टली कॉपीज में कौन सी भाषा मिलेगी? एक ही किताब है, कौन सी? 98% किताबों में कौन सी भाषा मिलेगी? और अगर आपने इंट्रोडक्शन यहां से शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन, कहेगा कि ये कौन है। अब कहते हैं कि राइटर को क्या करो, मजबूर कराओ, किस पर? कॉपी पर। वो कैसे मजबूर होगा कि लगातार कॉपी चेक कर रहा है वो, लिविंग डॉक्यूमेंट, वो एक ही टाइप का आंसर आ रहा है कि हाँ लक्ष्मी का लक्ष्मी, ठीक है ठीक, भाषा एक ही तरह की है। जैसे मैंने बताया ना, फंडामेंटल राइट्स पर मैंने खुद मेंस की आंसर कॉपी चेक करी है, जो विजन आईएएस की मेंस की आंसर कॉपी, ये वाली नहीं आप लोगों की, मेंस की आंसर कॉपी, जो बच्चे मेंस लिखते हैं वो काम देते हैं लोगों को, काम आंसर कॉपी चेक करा वही कर सकता है। उनकी आंसर कॉपी जैसे इंटरव्यू दिया हो यूपीएससी का, उसको देते, एक कॉपी का 900 रुपए देते हैं चेक करने का, कितना, 900 रुपीज एक कॉपी का। लेकिन वो कॉपी वहीं बैठा के करवाते प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसका 900 रुपीज मिलता है। वो कॉपी चेक करी तो सीरियसली मैंने खुद देखा कि वही स्थिति थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो हवा में तो नहीं बता रहा हूँ ना, वो अनुभव होगा लाइफ का ना कुछ। तो वो कॉपी मैंने देखी तो वही फंडामेंटल राइट्स पे कहां से शुरू हो रहा है, मेंशन एन आर्टिकल, ए पार्ट 3 एन आर्टिकल। कुछ कुछ कॉपी ऐसी आ रही हैं उनमें लिखा है
कि राइट, मैंने जो लिखा है आपको ना, वो कॉपी पढ़ने में मजा आ रहा है कि हाँ ये कुछ कॉपी एक आई है, अब उस पर 2 नंबर, उस क्वेश्चन पे अपने आप ही, एक क्वेश्चन पे अगर आपने 2 मार्क्स बढ़ा लिए, और एक कॉपी में कितने क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, समझे, कितने नंबर बढ़ गए। अरे एक पेपर में 60 बढ़ा लिए तो 4 जीएस के पेपर में कितने बढ़ गए, बहुत बड़ी बात होती है। 1.5 मार्क्स का इंपोर्टेंस है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स तो फिर भी छोड़ दो, अगर 0.55 भी बढ़ा तो 20 में कितने बढ़ गए, 10 नंबर, और 4 कॉपी पे 40 नंबर, 40 नंबर में तो आईआरएस से सीधे क्या हो जाओगे, ऑल इंडिया टॉप कर जाओगे। तो ऐसे काम करते हैं बहुत बारीकी से। और वो काम कैसे होगा, ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसको बस लेके आओ अपने पढ़ने में, समझे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ। क्लियर बात। सेकंड पॉइंट लिखो इसी में, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। संविधान, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान मूलभूत, बेसिक मतलब होता है मूलभूत, संविधान मूलभूत नियमों का दस्तावेज है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑन लैंड, सुप्रीम लॉ ऑन लैंड। संविधान, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान किसी देश के लिए, सुप्रीम लॉ ऑन लैंड, संविधान किसी देश के लिए सर्वोच्च विधि होता है, सर्वोच्च विधि। इतनी बात क्लियर है। सुप्रीम लॉ ऑन लैंड का क्या मतलब है, सर्वोच्च विधि का क्या मतलब है। भारत में कितने लॉज हैं, कितने कानून, कितनी विधियां हैं, बोलो। एक, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उसके अलावा और कोई लॉ नहीं है, और कोई कानून नहीं है। हाँ, क्या है, बहुत सारे कानून हो सकते हैं, जैसे सड़क पर बाईं तरफ चलना, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, हो ना। तो ये सब कहां से, जैसे मेरे एक मित्र थे, हम लोग कार से जा रहे थे, वो ड्राइव कर रहा था, वो सीट बेल्ट नहीं पहना था। जब तक पुलिस वाला आया, उसने कहा सर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। उसने कहा किसने कहा कि मैं सीट बेल्ट नहीं, उसने पहन लिया, सीरियसली नहीं पहना था। उसने, पुलिस वाले ने कहा आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, उसने किसने कहा, उसने तब तक पहन लिया। अभी पुलिस वाला चुप रह गया। तो उसने कहा तो गलत है। बोले गलत क्या है, आपको फोटो खींचनी चाहिए थी मेरी। बोले मैंने तो पहना हुआ है। ये कैसे प्रमाणित करोगे कि नहीं पहना है। मैंने उससे कहा कि यार प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा अच्छा था उसका, राइट। पुलिस वाला बेचारा कुछ नहीं कर पाया उसका। तो सीट बेल्ट पहनना भी तो एक नियम है, बाईं तरफ हेलमेट पहनना क्या है। तो ये नियम कहां से, ये रूल्स कहां से आ रहे हैं। सबसे बड़ा रूल कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, एक कैमरा है, हर चीज कहां से, सब कहां से चलता है। लोगों को ऐसे लगता है कि संविधान केवल एक डॉक्यूमेंट है जिसका हमारे डे टू डे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। अगर आप अपने, आपके घर के पड़ोस में कोई आदमी तेज डीजे बजा रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं, तो वो भी कहां से नियम निकल के आ रहा है, राइट टू स्लीप और राइट टू प्राइवेसी। आपके घर में अगर आपकी छत पर कोई झांक रहा है, आप उसको मना कर रहे हो कि मेरे यहाँ आप नहीं झांक सकते हो, तो वो भी कहां से निकल कर आ रहा है अधिकार आपका, राइट टू प्राइवेसी से निकल। अगर आपके घर में आपका दरवाजा खुला है, कोई सीधा अंदर आ गया, आप उससे कह रहे हो कि आप अंदर कैसे आए, तो वो बात कहां से निकल कर आई है, क्योंकि आपको आपके घर में प्राइवेट रहने का अधिकार है अंडर द आर्टिकल 21, राइट। तो ये सारी चीजें बिल्कुल जीवन की बहुत सामान्य सी चीजें। मैं आपसे नाराज हो सकता हूं, लेकिन आपको फिजिकली चोट, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ का क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। समझे बात। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें कहां से निकल कर आ रही हैं। कोई हमें फिजिकली चोट पहुंचाता है तो हम कहां जाते हैं, ये भी हमें राइट कहां से मिला। तो संविधान बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है किसके साथ, हमारे डे टू डे लाइफ के। उस बात को, उसको इंपोर्टेंस को समझना पड़ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट है, और कैसा डॉक्यूमेंट है, जो सबसे सर्वोच्च सबसे बड़ी विधि है, संविधान। अब सवाल ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये स्टैटिक है या डायनामिक है। देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट और डायनामिक डॉक्यूमेंट। डायनामिक को अभी करके लिखना लिविंग डॉक्यूमेंट।
स्टैटिक और डायनामिक ऑब्लिक लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक स्थिर दस्तावेज है या संविधान एक स्थिर दस्तावेज है या जीवंत दस्तावेज है? क्या लग रहा है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो रुका हुआ। लिविंग का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। लिख लो, क्या लग रहा है, क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि किस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही होते हैं। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बिल्कुल नहीं करी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां करेंगे? ये थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखा है मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की बात। समझे? क्या लिखा? संविधान एक जीवंत दस्तावेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज it can be changed according to the circumstances. According to the circumstances. क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि इसमें परिस्थितियों और देश काल के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, और देश काल के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। हाँ, टाइम एंड स्पेस। अगर इस बार की यूपीएससी के आंसर राइटिंग में किसी को ये वाली बात नहीं पता थी तो वो आंसर जो है वो अधूरा लिखेगा। आर्टिकल 21 लिख के आएगा तो क्या रहेगा? वो आंसर वो है अधूरा है, वो आंसर आधा है। और एग्जामिनर उसमें 10 मार्क्स का है ना, तो कोई भी क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं तो आधे आधे मार्क्स मिलते हैं, पहले को 5 और अगर आपने केवल आर्टिकल 21 उसमें लिखा है तो वो 5 में से मार्किंग होगी। पर लोग कहते हैं कि कम क्यों आया, वो 10 में से नहीं हुई। जिस क्वेश्चन के जितने पार्ट वो उतना मार्क्स को उस क्वेश्चन में डिवाइड कर देगा। कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 पार्ट होते हैं तो 10 मार्क्स को 3-3 करके डिवाइड कर देगा। और अगर आपने एक ही लिखा उसमें तो कितने में से मार्क्स मिल रहा है? 3 में से। और फिर लोग कहते हैं मेंस में बहुत अच्छा लिखा, क्यों नहीं हुआ? सवाल तो ये है कि लिखा क्या। पता है ना कि 3 चीजें थी तो तीनों लिख के आओ, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में आदमी आया जैसे सवाल देखा और तुरंत आप फीलिंग में और लिखना शुरू कर देना। नहीं, पढ़ो सवाल को आसानी से, सवालों को समझो और सवाल के अकॉर्डिंग। मैंने बताया आपको कि जो लिखा है उसको पहले लिखो। जो इसे क्वेश्चन खुद बताता है कि आंसर कैसे लिखना है, तो लिखना सीखोगे। बात क्लियर होगी इतनी? अब चलो बता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अच्छा, आपसे पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बात मैंने आपको बहुत शुरू में पढ़ाई थी जब मैं स्टार्टिंग में आया था पढ़ाने। ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है फॉर द डेमोक्रेसी? तो क्या गारंटी है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या वो देश डेमोक्रेसी होगा? ठीक है, पहले इतनी बात समझ आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? सेट ऑफ, और कैसा सेट और कैसा डॉक्यूमेंट? लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। देखो, इज कॉन्स्टिट्यूशन अ गारंटी ऑफ डेमोक्रेसी? इसी में नीचे लिखो, जहां लिख रहा हूं। देखो, क्या संविधान, जहां लिख रहे हैं उसी में लिखते जाओ नीचे दूसरे वाले पॉइंट में। क्या संविधान लोकतंत्र को स्थापित करता है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा इंग्लिश में। डज द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर डेमोक्रेसी? ठीक है, आप ये लिख लिया कि संविधान लोकतंत्र को स्थापित करता है। ठीक, इंग्लिश में ही लिखना है। देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी। A constitution does not ensure democracy, but the supremacy of the constitution. But the supremacy of the constitution
ensures democracy. अगला पॉइंट आप लोग हिंदी में, इंग्लिश में लिख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन सर हिंदी में लिखो। देखो, संविधान लोकतंत्र को स्थापित नहीं करता है, अपितु स्थापित नहीं करता है, अपितु संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र को स्थापित करती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकतंत्र को स्थापित, जैसे इन चाइना कॉमा देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, and government of China can change the constitution completely. So in China, there is a constitution but supremacy of the constitution is not there. Is not there. जैसे चीन में एक संविधान है, और चीन की सरकार, चीन में एक संविधान है और चीन की सरकार संविधान को पूर्ण रूपेण, पूरे तरीके से, और चीन की सरकार संविधान को पूर्ण रूपेण बदल सकती है। अतः चीन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। बोलो, चीन डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, इस पॉइंट के क्यों? अच्छा देखो, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड गवर्नमेंट ऑफ द चाइना कैन मेक अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट पावर ऑफ द चाइना और इंडिया? सुन लो हिंदी वाले, कि चीन की सरकार भी संविधान में संशोधन कर रही है और भारत की सरकार भी क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। तो चीन की सरकार के संशोधन की शक्ति और भारत की संसद की संशोधन की शक्ति में क्या अंतर है? हाँ, और वहां क्या कर सकते हो? राइट ना, वो पूरे तरीके से संविधान बदल सकते हैं। क्या इंडियन पार्लियामेंट कैन चेंज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली? नहीं, कुछ लिमिट्स हैं। वो बेसिक स्ट्रक्चर आपने एडवांस पढ़ा है, वो छोड़ो, अभी उस पर बहस नहीं करनी। बेसिक स्ट्रक्चर, द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कब दिया गया था? इन द केशवानंद भारती केस, आया है बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें सवाल है, ये प्रीलिम्स में सवाल आया है। केशवानंद भारती केस 1973, उसमें केशवानंद भारती केस में जो डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। राइट। तो अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है, अगर अच्छा बोलो कि केवल संविधान के होने से डेमोक्रेसी होगी? क्या होना चाहिए? हर देश का अपना संविधान होगा? क्या लगता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा? उन देश में भी होगा ना। लेकिन क्या ऑन द बेसिस ऑफ कि एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम कहेंगे वो डेमोक्रेसी है? नहीं, वहां क्या होना चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में भी संविधान होगा? क्या लगता है? पाकिस्तान का भी संविधान है, ईरान का भी संविधान है। संविधान हर देश का हो सकता है। संविधान का मतलब क्या है? क्या इस कोचिंग का संविधान नहीं है? इस कोचिंग, आपके घर का संविधान होगा, आपकी दोस्ती का भी तो संविधान होता है कि कब किसे कब खर्चा करना है। ऐसे नहीं हो सकता ना एक ही आदमी रोज रोज खर्चा करे। एक सर्किल होता है ना, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। कौन करता है खर्चा? हाँ, अभी गए हो बाहर तो कौन करके आया? रोज रोज करते हो ना, चेंज कर करके।
उसको लेके जाया करो केशव को, रोज ही करेगा। क्या नहीं है? अभी तो बोले 5,000 पॉकेट मनी घर से मिलती है, पहले का अभी तो मिली होगी ना, अभी अभी तो शुरू हुआ है। 2,000 उड़ा दिए, अब इतने जल्दी में खर्चा करोगे तो वो तो उड़ ही जाएगा। थोड़ा आराम से करिए, करो खर्चा। अरे यार ऐसे कैसे? चलो बात क्या समझ आई बोलो, पूरी कहानी से क्या समझे? राइट ना? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स डेमोक्रेसी। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स डेमोक्रेसी। संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र को स्थापित करती है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र को स्थापित करती है, जिसे संविधानवाद कहते हैं। देखो मैंने बोला था शुरू में आपको कि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड रहती है, बोला था। अभी समझ आ रही है बात? हाँ पूरी तरीके से समझ आ रही है बात। हाँ तो वो इंक्लूड है वहां, लेकिन वहां इतना नहीं पढ़ाया जा सकता। हाँ ये एनालिसिस है, और ये एनालिसिस पॉलिटी समझने में काम आता है बाद में। राइट, एक बीपीएससी ने हाँ एग्जाम्पल लिखा था वहां। हाँ मतलब कुछ यहाँ थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे देखो एक सवाल आया है मेंस में लिखने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेसिक सा संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? क्या लग रहा है क्या अंतर है? लिख लो सवाल को, कहीं सवाल है लिख लो, ये क्वेश्चन है मेंस के लिखने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है? संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है? अच्छा बीपीएससी का पेपर हुआ देखा? नहीं हुआ तो देखो, नहीं देखा है तो क्या करो। और जैसे अभी क्या लगभग पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के क्वेश्चन से लगाओ। जैसे एक लड़का आया हिंदी मीडियम का पेपर लेके आया, तो मैंने कहा क्यों बीपीएससी देना? बोले नहीं सर मैं तो पॉलिटी के सवाल देख रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ना। और जो बीपीएससी मान लो कि देना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। अभी 1-2 साल यूपीएससी का जोश रहेगा, जब पीटीटी नहीं होगा तो कहाँ शिफ्ट करोगे? करो, कोई दिक्कत नहीं, करो बिल्कुल। स्टेट पीसीएस एसडीएम बन जाओगे तो मजाक नहीं है क्या? बढ़िया, मेरे एक जानने वाले हैं एसडीएम है, प्रॉपर एसडीएम हुए। और जैसे एसडीएम हुए आज से 5 साल पहले एसडीएम हुए थे, बहुत सीनियर थे, यहाँ मुखर्जी नगर में ही रहते थे। 5 साल पहले 6 साल पहले एसडीएम हुए थे। एसडीएम होते ही क्या मिला उन्हें शादी में? पेट्रोल पंप दहेज के तौर पर। और जो लड़की मिली ऑलरेडी एमबीबीएस, समझ रहे हो क्या? और एम्स में डॉक्टर। कहां से? एमबीबीएस एम्स से। उन्होंने फिर भी दुखी था वो व्यक्ति। मैंने कहा भैया अब क्या चाहिए? कह रहे कि पेट्रोल पंप की जो लोकेशन है वो ठीक नहीं है। कष्ट तो खत्म नहीं होता, लेकिन समझे एसडीएम होने पर आईएएस तो बहुत दूर की बात, तो ये जीवन सुधर जाता है। इसलिए पढ़ो आसानी से। इसलिए स्टेट पीसीएस भी थोड़ा सा देखते हैं, बिहार के सवाल पेपर लगाना, समझे? चलो बात क्लियर हो गई इतनी? अच्छा बोलो क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? क्या कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इंश्योर करेगा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा वहीं क्या होगा? डेमोक्रेसी। जैसे चीन में कॉन्स्टिट्यूशन है, चीन में क्या है, तो क्या हम उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या हम कहेंगे डेमोक्रेसी है? केवल कॉन्स्टिट्यूशन के होने से डेमोक्रेसी बोल दोगे? किस वजह से बोलोगे? हमारे यहाँ क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत क्या है? एक लोकतंत्र। क्लियर बात इतनी? तो हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है, संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर होता है। क्लियर? जैसे मैं आपसे इसी पॉइंट के बेसिस पर कुछ देशों के नाम लूंगा तो आप बताओ। ऐसे मैं कहूं नॉर्थ कोरिया, क्या वहां डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं? क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। वो आते हैं जैसे कि मान लो मिलिट्री, परवेज मुशर्रफ ने आके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया वहां का और मिलिट्री रूल लागू कर दिया। म्यांमार, क्या म्यांमार में कॉन्स्टिट्यूशन है?
बट वो डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि वहां क्या नहीं है, संविधानवाद नहीं है। अमेरिका क्या है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है? लेकिन वहां सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, बट पार्लियामेंट्री है, लेकिन फिर भी उसे क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ये कहेंगे कि वो डेमोक्रेसी है, राइट, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है किस चीज की, वो वैल्यूज को ही उतना मानते हैं। उन्होंने जो बोल दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन वाली बात है उनकी, कि हाँ, कि उन्होंने जो बोल दिया उसको फॉलो करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो हमें क्या कराया जाता है, हमें कराया, ऐसे आप देखो, समझना, दो टाइप का स्टूडेंट होता है, एक जिसे पढ़ाया जाता है जबरदस्ती, एक क्या जो खुद सिलेक्शन किसका होगा। ऐसे मेरे पास एक आया काउंसलिंग के लड़का, सर ने कहा सर इसको कर लो, मैंने कहा क्या काउंसलिंग करूंगा, मैंने उससे पूछा ये बताओ कि किसने भेजा, बोला पापा ने, मैंने जाओ फिर उनसे काउंसलिंग कराओ। मैं क्या ही काउंसलिंग करूंगा ऐसे आदमी की, जिस खुद जो नहीं आया। बोले क्या हुआ, वो बोला सर हुआ क्या, मैंने जब खुद आना तब मुझे ढूंढ लेना कि मैं कहाँ हूँ, यहीं मिलूंगा। मैंने कहा अभी जाओ 6 महीने बाद लौट के आना, लेकिन खुद से आना। उससे समझ नहीं आई ये बात, बोला सर ने मुझे भगा दिया। मैंने भगाया नहीं है, तो इस बात को समझो तब आओ। पापा ने भेजा, मम्मी ने भेजा, तो क्या कर रहे हो, आपको जो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, क्या करना पड़ेगा इस तैयारी में। अरे अभी उब जाओगे पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ते ही कि कितना पढ़ना है, ठीक है, ये सब विषय उतने ही पढ़ने हैं, थक जाता है आदमी। थकान भरी यात्रा है ये, कैसी यात्रा, हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, समझ रहे हो आप। जैसे कि कल मेरे मिलने वाले एक मेरे पास आए, वो नए नए तैयारी में आए, तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कमरे को देखा तो कहा कि इतना पढ़ना है। मैंने हाँ इतना ही पढ़ना है, और मैंने कहा ये भी सुन लो कि पढ़ना नहीं, इसको याद करना है। बोले इतने रजिस्टर से याद करने हैं। मैंने हाँ, मैंने अभी कुछ नीचे भी रखे हैं और ऊपर भी रखे हैं, कहो तो वो भी खोल के दिखाओ। नए तैयारी के लिए आए थे, मोटिवेशन लेने आए थे कि कैसे पढ़े। हमने पढ़े कैसे नहीं होता, इतना पढ़ो, समझे। और ऐसा नहीं है वो कि वो मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ, वो सच में पढ़ा गया है उतना ही। हर विषय पढ़ना है ना, कम से कम एक विषय के 2 रजिस्टर तो बनेंगे। इतने विषय हैं, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, तो 50-60 तो रजिस्टर वैसे ही हो जाते हैं, भर के रखे जाते हैं वो, ठीक है। तो वो करना उतना पढ़ना पड़ेगा, सोच लो ये वाली बात, इसलिए परेशान नहीं होना। चलो बात इतनी क्लियर है। हमने एक बात ये समझी और एक बात ये समझी, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक पॉइंट लिखो जो हमें बहुत शुरू से लिखना है, कि व्हाट आर द, एक छोटा सा हेडिंग बनाओ, सेकंड वाले पॉइंट में ही लिखना है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। What are the basic functions of the Constitution? संविधान के मूलभूत कार्य क्या है? What do Constitution do? अब लिख करके लिख लो, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, What do Constitution do? संविधान के मूलभूत कार्य क्या है, अब लिख करके लिखो, और करके लिख लो, संविधान क्या करता है, संविधान क्या करता है, अब लिख करके एक और लिख लो इसको, और करके, Why do we need a constitution? Why do we need a constitution? देखना पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन फॉर्मेट है पूरी एनसीईआरटी, पॉलिटी वाली खास तौर से। अदर सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, ऐसे ज्योग्राफी की पढ़ोगे वो नहीं है। ज्योग्राफी क्वेश्चन फॉर्मेट में, ज्योग्राफी फैक्चुअल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, वो फैक्ट लिखा हुआ है उसमें, ये निम्न वायुदाब, ये पता नहीं कौन सा वायुदाब। लेकिन ये पूरी एनसीईआरटी कैसे लिखेगी, क्वेश्चन फॉर्मेट है। देखो तब से हम वही पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, ठीक है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आंसर वाली आदत डालनी पड़ेगी इस वाली एनसीईआरटी को पढ़ने, ठीक है। क्या लिखा, संविधान क्या करता है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है, अब इनका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। देखो पहला, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जेनरेट्स, पैदा करना, कॉन्स्टिट्यूशन जेनरेट्स डिग्री ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन generates degree of trust and cooperation, degree of trust and cooperation among citizens, संविधान लोगों के बीच
संविधान लोगों के बीच भरोसा एवं विश्वास को बढ़ावा देता है, विश्वास को बढ़ावा देता है। हाँ, सहयोग लिख लो, भरोसा एवं सहयोग को बढ़ावा देता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या जनरेट करता है? ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन एमंग। कहां ऐसा किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? अभी हमने इसी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये वाला काम कहां किया संविधान ने? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या था? 3 ग्रुप थे, तीनों ग्रुप में क्या था परेशानी कि वो बेचारे आपस में डरे हुए थे, ये डर रहे थे। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? इनके बीच ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, ये बेसिक काम है। जैसे इंडियन सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कितने ग्रुप्स हैं पता नहीं, हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं, फीमेल है, इतने ग्रुप्स हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? एक साथ रहने की एक इंस्पिरेशन देता है। हम एक साथ कैसे रह रहे हैं? वो ट्रस्ट कहां से आ रहा है, वो कॉपरेशन कहां से आ रहा है? ये द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फंक्शन तो कॉन्स्टिट्यूशन का है कि टू रन द गवर्नमेंट, वो अलग बात है, लेकिन संविधान का बड़ा काम क्या है कि वो ट्रस्ट एंड कॉपरेशन बिल्ड करता है। किसमें? लोगों के बीच। बड़ा काम है, क्योंकि यहां भी देखो लोग डरे हुए थे। सोचो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट आजाद हो रहा है तो वहां क्या कंडीशन है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान, लेकिन जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रह गए उनका ट्रस्ट कैसे बना? कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया? प्रोवाइड सर्टेन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइड सर्टेन राइट टू द माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल फंडामेंटल राइट्स दे दिए। तो उससे क्या बना? ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट लिखो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, LAYS, चिप्स वाला लेज नहीं है। अच्छा, चिप्स का और लड़कियों का क्या संबंध होता है? हाँ, एक दिन मैं लेज खा रहा था तो एक ने मुझसे कहा कि आप लेज क्यों खा रहे हैं? मैंने कहा अच्छा लगता है इसलिए खा रहा हूँ। वो ओनियन वाला जो प्याज वाला जो, राइट, हाँ हरा वाला, हाँ वो अच्छा लगता है। तो उसने कहा आप क्यों खा रहे हैं? मैंने क्यों? बोले लड़कियां खाती। मैंने ये कहाँ लिखा है कि चिप्स केवल लड़कियां ही खाएंगी? तो ऐसी कोई बात है क्या? ऐसा कोई मतलब नहीं है, परसेप्शन बना रखा है लोगों ने। हाँ अच्छा, चलो अच्छा ऐसा, इट लेज डाउन, देखो लिमिट्स, इट लेज डाउन लिमिट्स on the powers of government. Constitution lays down limits on the powers of government. संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। इसको क्या बोलते हैं? लेज डाउन लिमिट्स द पावर्स, लिमिटेड गवर्नमेंट ही बोलेंगे, ब्रैकेट में लिखो, इट इज नाउन एज लिमिटेड गवर्नमेंट। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, इसे सीमित सरकार के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? अब बोलो सीमित सरकार होना चाहिए या नहीं? सीमित सरकार का मतलब क्या है कि सरकार, जैसे बोलो असीमित सरकार कहां होती? अनलिमिटेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में होगी या नॉन डेमोक्रेसी? जैसे मोनार्की कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। मिलिट्री रूल कैसा होता है? अनलिमिटेड होता है। ठीक है, थियोक्रेसी कैसा होता है? अनलिमिटेड। बट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट लिमिटेड होती है। उसे लिमिटेड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको देता है? यही डेमोक्रेसी है। क्या चाइना की गवर्नमेंट लिमिटेड है? वो कैसी है? वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है? हमारी गवर्नमेंट 3 कृषि कानून नहीं पास करा पाई, लिमिटेड है। 3 कृषि थ्री फार्म लॉ जो थे वो नहीं पास करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि रूल बाय द पीपल है। जन किसकी सुननी पड़ेगी? सरकार को। यही डेमोक्रेसी है, ये स्ट्रेंथ है, पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन declares that how the government will be framed. संविधान यह भी बताता है कि फ्रेम्ड, ठीक है, संविधान यह भी बताता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट हु विल हैव द पावर, हु विल हैव द पावर। संविधान यह भी बताता है कि, अगला पॉइंट लिखो, संविधान यह भी बताता है कि शक्ति किसमें निहित होगी। संविधान यह भी बताता, हु विल हैव द पावर, संविधान यह भी बताता है कि शक्ति किसमें निहित होगी। अच्छा ठीक है, अब बोलो कि संविधान यह कहता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है, कैसे सरकार फ्रेम करी जाएगी, कैसे करी जाएगी, सारी बातें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं? पावर किसके पास होगा ये लिखा है, किसके पास है पावर? लोगों के पास तो है ही, लेकिन लोगों ने किसको दे दिया है? दो टाइप के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये कहां से पता चल रहा है हमें? बात समझ आई? ये सब काम कौन कर रहा है? अगला पॉइंट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ पाथ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर अ जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी। देखो संविधान, संविधान न्यायपूर्ण समाज के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। मार्ग उपलब्ध कराता है। ये जस्ट सोसाइटी क्या होता है? क्या है जस्ट सोसाइटी? क्या है? जहां जस्टिस है, तो जस्टिस क्या है? इक्वालिटी, हार्मनी, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, यही तो जस्टिस है। अगर सब लोग एक साथ रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रह रहे हैं, तो संविधान कैसे न्यायपूर्ण मार्ग, न्यायपूर्ण समाज के लिए मार्ग उपलब्ध करा रहा है? ऊपर वाली बातें हैं, बहुत क्लासिफाइड चीजें करी संविधान ने कि किसके पास पावर होना चाहिए, सरकार कैसे बनेगी, लोगों के पास क्या होगा, सरकार के पास। क्लियर बात है ना? तो संविधान के क्या है ये बेसिक से काम। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो हमने समझा, नेल्सन मंडेला वाला। ये दूसरा वाला पॉइंट हमारे लिए जरूरी है, जिसकी चीजें हमें कुछ कुछ याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू? संविधान क्या है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, और संविधान क्या कार्य करता है, एंड संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। बोलो, संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्या बिना संविधान के भी चला जा सकता है? कैसे? अरे वो छोड़ दो, उसको ब्रिटेन को दिमाग में मत रखो, और बोलो क्या ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान, बाकी तो सबका संविधान है, राइट? तो क्या बिना संविधान के चला जा सकता है? ब्रिटेन के लोग बहुत अलग सोच के हैं। कितने? हमें अभी कई हजार साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। सीरियसली, आप कभी ब्रिटिशर्स से मिलो, उनसे बात करो। मैं पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन मेरे जो सर हैं, मुझे जिन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट कराए, वो लंदन से पढ़े हैं, उन्होंने पीडीएफ करा। एक होता है एमफिल, पीएचडी, फिर पीडीएफ होता है डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट। वो बताते हैं कि जैसे कि वो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि अभी वो गए थे बाद में, एक साल पहले, कह रहे हैं कि मैं गलती से गलत जगह से रोड क्रॉस कर रहा था, तो बोले कि वो कार वाले ने कार रोक दी। कहा ओके ओके यू कैन, समझे? अपने यहाँ चढ़ा देगा, गलत है पहले तो लड़ेगा, पहले तो कि ऐसे क्यों कर रहे हो, गुस्से में आके आ जाएगा बिल्कुल पास तक, कहेगा ऐसे क्या। बोले वो रोक दिया, कहा कि नहीं नहीं आप जाओ पहले, कोई इशू नहीं है। बोले मैंने उसको समझ, उसने कोई बात नहीं चले जाओ, वो रुका रहा उतनी देर, समझ रहे हो? तो वो लोग बहुत मैच्योर है, वो बहुत मोरल है। वो स्विट्जरलैंड, वहां घरों में ताले नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? ऐसा नहीं है गरीबी नहीं है, लेकिन वो मोरल है, नैतिक है। वो हमने बोला डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वहां डेमोक्रेसी क्या है, लाइफ स्टाइल हो गई है वहां डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमें हमें शासन को चलाना पड़ रहा है, वहां अपने आप ही लोगों के अंदर पहुंच गई डेमोक्रेसी। उन्हें पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी मतलब टॉलरेंस, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट घूमने गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने वहां सब निकालना पड़ता है, वो अलग से सॉक्स देंगे, अलग से। तो उसने जो मोजे दिए उस पर ब्रिटेन का झंडा बना हुआ था। बोले मैंने कहा ये क्या? उसने कहा कोई इशू नहीं, पहनो, वहां सब अलाउ है। चप्पल ब्रिटिश झंडे की लेके घूमते हैं लोग। वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि झंडा कहाँ है। वो कहते झंडा कहाँ होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, बाकी चप्पल के नीचे है, सर के ऊपर है, क्या ही फर्क पड़ता है? क्योंकि डेमोक्रेसी कहाँ है, लाइफ स्टाइल में है। आप देखो हमारे यहाँ हम लोग बॉटल पानी कहाँ फेंक देते हैं, है ना? हम लोग जहां मौका मिलेगा वहीं, यहीं खाओगे, अभी कुछ और यहीं डाल दोगे।
ठीक है, ये कौन है? दिक्कत क्या है? डेमोक्रेसी लाइफ स्टाइल में नहीं आई। डेमोक्रेसी कैसी है भारत में भी? शासन का एक रूप है लोकतंत्र, लेकिन कहां लाना है? इसीलिए पढ़ाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारी बन जाओ, तो क्या रखो दिमाग में? डेमोक्रेसी रखो। ठीक है, एक बार मैं सत्य अपनी घटना खुद की बता रहा हूँ कि मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, मैं यूपीएससी की नई नई तैयारी कर रहा था। तो अब जब तैयारी करते हो तो बहुत अधिकार पता चलते हैं। तो मैं तहसील में गुस्से में गया, मैंने कि मेरा क्यों नहीं बन रहा है? तो उसने बाबू ने कहा तहसीलदार साहब बैठे हैं, चले जाओ। वो नया नया सा लड़का था, 27-28 साल उम्र रही होगी उसकी। तो मैं जैसे गुस्से में पहुंचा तो कुछ पढ़ रहा था, तो उसने कहा इधर आओ बैठो। इन्हें कहा पानी दो 1 गिलास। मेरा गुस्सा सब भाई ठंडा पड़ गया। ठीक है, डेमोक्रेसी हुई कि नहीं? कितना चालाक आदमी था, वो भी तो लड़ सकता था। लेकिन उसने मुझे बड़े बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, बगल में बैठा लिया, कह रहा इनके लिए पानी लाओ 1 गिलास। पानी पीते ही मेरा गुस्सा खत्म। मैंने सर वो जाति बोली बन जाएगा और क्या करते हो बस बात कर शुरू हो गई भाई। तो उन्हें पता है ना कि कैसे गुस्सा शांत करते, यही तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो वो सिखाना है ये सब। क्या यहाँ नहीं सीखोगे तो वहां जाके अपने आप सीख जाओगे, लेकिन यहाँ नहीं सीखोगे तो वहां पहुंचे होगे कैसे? ठीक है, चलो हाँ, यहाँ सीखना बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर, ये वाली बात। अभी देखो, अब पढ़ना है क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। राइट, पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया हमने। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी वो किसी एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करी, वो किसकी बात करी? केवल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमें बात करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख लो ये वाला पॉइंट। चलो थोड़ा सा बात कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात क्लियर है? बोलो, जो अभी तक पढ़ा वो बात क्लियर है? तो अब देखो फिर से बात समझो। डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या? डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? डेमोक्रेसी, अब बताओ फिर से, लोकतंत्र और संविधान में क्या संबंध है? क्या संविधान का होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है? बोलो, क्या संविधान का होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है? फिर क्या जरूरी है? राइट ना, राइट। पहले तो संविधान होगा, ठीक बात है, लेकिन संविधान के साथ साथ क्या होनी चाहिए? इसलिए उन्होंने पहले बताया डेमोक्रेसी, और फिर क्या बताया? संविधान, और फिर क्या बताया? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला चैप्टर करेक्ट है हमारा किससे? चैप्टर नंबर 2 से। और अब तीसरा चैप्टर आपका कौन सा होगा? इसका ही, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनाव की राजनीति। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र में एक संविधान होगा, और संविधान क्या बताएगा? चुनाव कैसे होते हैं। वो सब कनेक्ट है चैप्टर्स अपने आप में। पूरी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जब लास्ट तक जाओगे तो चैप्टर्स कनेक्ट रहेंगे। और अगर वो चैप्टर्स के नाम भी याद कर लो तो बड़े से बड़ा निबंध लिख सकते हो डेमोक्रेसी पे। कैसा? और बेस्ट ऐसे लिख सकते हो, बेस्ट, क्योंकि वो आपके मन से नहीं निकला है, वो कहां से निकला है? तो क्या करेंगे कि 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी जब खत्म कर लेंगे तो उसकी भी एक समरी बनती है, 2 पेज पे बनेगी मुश्किल से। पूरी एनसीईआरटी दोनों क्लास की एनसीईआरटी एक ही पेज पे आ जाती है। ठीक है, जब वो दे देंगे तो अगर उतना याद कर लो, उस समरी को भी याद कर लो, तो भी वो पॉइंट्स याद करके भी क्या कर सकते हो? डेमोक्रेसी पे बेस्ट से बेस्ट निबंध ऐसे लिखा जा सकता है। अब कहोगे सर डेमोक्रेसी पे आता कहाँ है? सब कहाँ आता है, लेकिन कभी भी आ सकता है। समझे बात? कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर है? कल से करेंगे। आज की बातें क्लियर हुई? हाँ, सुन लो, इथिकल जस्टिफिकेशन फॉर द डेमोक्रेसी। बोलो क्या लगता है, जेएस मिल ने क्या कहा? इथिकल जस्टिफिकेशन फॉर द डेमोक्रेसी क्या है? देखो, 2 तरह के जस्टिफिकेशन होंगे, इथिकल जस्टिफिकेशन एंड लीगल जस्टिफिकेशन। इथिकल जस्टिफिकेशन का है कि मोरल बेसिस पर डेमोक्रेसी कैसे अच्छी है। लीगल बेसिस पर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ के पर्सपेक्टिव में कैसे अच्छी है। तो क्या डेमोक्रेसी हमें मोरल नहीं बनाती है? डेमोक्रेसी हमें टॉलरेंस सिखाती है। क्या सिखाती है? दूसरे की बात का रिस्पेक्ट करना। इथिकली ये अच्छी बात है। अगर एक ही तो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो क्या बना रहा है, हमें इथिकल बना रहा है, मोरल बना रहा है, तो डेमोक्रेसी सही है। लीगल पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी क्या करती है? क्लासिफाइड करती है, सेपरेशन ऑफ द पावर करती है, डिवीजन ऑफ द पावर करती है। राइट, ये सोर्स बताती है कि पावर किसके पास होगा, इलेक्टोरल मेथड बताती है। ये लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी। समझ बात? ये है इथिकल। समझ? 2 तरह से। और जेएस मिल ने किसकी बात करी है? लीगल की।
उसने कहा कि डेमोक्रेसी, जैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी एज अ लाइफ स्टाइल वो क्या है, इथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द, समझे बात? ठीक है, ये निबंध है, ये निबंध आया है ऐसे, क्या ये ऐसे है अपने आप में। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन लिख के लाने की कोशिश करना, कौन सा